सन 1977 के चुनाव में जब अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त अप्पा घटाटे ने उनसे पूछा, क्या आप मोरारजी देसाई के नाम पर लोगों से वोट मांगेंगे? वाजपेयी ने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया, क्यों, मैं तो अपने नाम पर वोट लूंगा। उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि जनता पार्टी में जेपी के बाद उनको सुनने के लिए सबसे ज्यादा लोग आते थे। 7 फरवरी 1977 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के नेताओं की सफेद एम्बेसडर कारें धीरे धीरे आकर रुकी। वो ज्यादातर बूढ़े लोग थे। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर मंच पर पहुंचे। एक के बाद एक हर नेता ने जेल में उनके साथ हुई जातियों के बारे में वहां मौजूद लोगों को बताया। सभी नेताओं के एक जैसे भाषण के बावजूद लोग वहां जमे रहे। करीब 9:30 बजे के आसपास अटल बिहारी वाजपेयी की बारी आती है। उनको देखते ही सारी भीड़ खड़े होकर ताली बजाने लगी। वाजपेयी ने धीमी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथ उठाकर चुप हो जाने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बेख्याली के अंदाज में एक मिसरा पढ़ा, बड़ी मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने। इसके बाद उन्होंने अपना चिरपरिचित पॉज लिया। भीड़ बेचैन हो गई। फिर उन्होंने भीड़ को शांत होने का इशारा करते हुए मिसरा पूरा किया, कहने सुनने को बहुत है अफसाने। इस बार तालियां और जोर से बजीं। उन्होंने फिर आंखें बंद की और मिसरे की अंतिम लाइन पढ़ी, खुली हवा में जरा सांस तो ले ले, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। भीड़ तब तक आपे से बाहर हो चुकी थी। वहां से 8 किलोमीटर दूर अपने सफदरगंज रोड निवास में बैठी इंदिरा गांधी को अंदाजा नहीं था कि वाजपेयी उनकी हार की बुनियाद रख चुके थे। सन 1966 में जब इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो राम मनोहर लोहिया ने गूंगी गुड़िया कहकर उनका मजाक उड़ाया। लेकिन 1 साल के अंदर ही इंदिरा गांधी ने इस छवि से छुटकारा पा लिया और वो विपक्ष के हमलों का जवाब उन्हीं के अंदाज में देने लगी। इंदिरा गांधी की आर्थिक नीतियों ने जनसंघ के खेमे में मतभेद पैदा कर दिए। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक और जनसंघ राज्यसभा सांसद दत्तोपंत ठेंगड़ी ने बैंकों की राष्ट्रीयकरण के पक्ष में प्रस्ताव पेश किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराज मधोक ने उसका यह कहते हुए विरोध किया कि उनकी पार्टी के 1967 के चुनावी घोषणा पत्र में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया गया है। मधोक अपनी आत्मकथा जिंदगी का सफर भाग 3 में लिखते हैं, लंच के दौरान वाजपेयी मुझे ये बताने आए कि बैंकों के बारे में थेगड़ी के प्रस्ताव को आरएसएस का आशीर्वाद प्राप्त है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वाजपेयी दी एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 से 1977 के लेखक अभिषेक चौधरी लिखते हैं, वाजपेयी ने संसद में पहले बैंकों की राष्ट्रीयकरण की जन विरोधी कहकर आलोचना की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें इस कदम के लोकप्रिय होने का अंदाजा हो गया था। उत्तरी भारत में जनसंघ के समर्थक व्यापारी वर्ग को भी महसूस हुआ कि बैंकों की ऋण नीतियों में बदलाव से उनको भी फायदा होगा। जनसंघ के अखबार ऑर्गेनाइजर ने अपने 23 अगस्त 1969 के अंक में लिखा, वाजपेयी का मानना था कि इंदिरा गांधी का बैंक राष्ट्रीयकरण का फैसला कतई आर्थिक न होकर पूरी तरह से राजनीतिक था। वो एक तरह से सत्ता में बने रहने का उनका हथियार था। वाजपेयी ने हवा के खिलाफ जाने को बुद्धिमानी नहीं समझा। अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी के बीच पहला खुला टकराव पूरे राजाओं के दिए जाने वाले प्रीवी पर्स के मुद्दे पर हुआ। 1 सितंबर 1969 को लोकसभा ने 2/3 बहुमत से राजाओं को प्रीवी पर्स न दिए जाने का बिल पास किया, लेकिन 3 दिन बाद ये बिल राज्यसभा में मात्र 1 वोट से गिर गया। इंदिरा गांधी इस पर चुप नहीं बैठी। उन्होंने 5 सितंबर को एक अध्यादेश जारी करके राजाओं को प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे संसद और संविधान के अपमान की संज्ञा दी। मैंने अभिषेक चौधरी से पूछा कि ये जानते हुए भी प्रीवी पर्स के मुद्दे पर इंदिरा गांधी को जन समर्थन हासिल है, वाजपेयी ने उसका विरोध क्यों किया? इस पर चौधरी का जवाब था कि जनसंघ राजमाता सिंधिया और दूसरे राजाओं की वजह से प्रीवी पर्स हटाए जाने के विरोध में था। फरवरी 1970 में ग्वालियर में हुए एक समारोह में, जिसमें वाजपेयी भी उपस्थित थे, विजयराज सिंधिया के बेटे माधवराज सिंधिया ने जनसंघ की सदस्यता ली थी। चौधरी बताते हैं कि इस फैसले का मध्य प्रदेश की राजनीति पर असर पड़ना लाजमी था, जहां ग्वालियर दरबार के राजनीतिक असर की अनदेखी नहीं की जा सकती थी। प्रीवी पर्स पर राष्ट्रपति के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को सुनाए अपने फैसले में अध्यादेश को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे सरकार के मुंह पर एक तमाचे की संज्ञा दी। सन 1971 के चुनाव प्रचार में वाजपेयी ने इंदिरा गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री भारतीय लोकतंत्र में जो कुछ भी पवित्र है उसकी दुश्मन है। जब उनकी पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए उनके उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने पार्टी ही तोड़ दी थी। जब संसद में प्रीवी पर्स समाप्त करने के बिल को पास नहीं किया गया तो उन्होंने अध्यादेश का सहारा लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को अवैध करार दिया तो उन्होंने लोकसभा भंग कर दी। अगर लेडी डिटेक्टर का बस चले तो शायद सुप्रीम कोर्ट को भी भंग कर देंगी। वाजपेयी ने इस बात की भी शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए वायुसेना के विमान का सहारा ले रही हैं, जबकि वाजपेयी को इंडियन एयरलाइंस के मामूली विमान में सीट बुक कराने तक में दिक्कत आ रही है और वो विमान भी रहस्यमयी ढंग से
घंटों की देरी से उड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के ही दौरान जब वाजपेयी दिल्ली के ओट क्लब में सरकारी कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे, एक पीले रंग की 2 सीटों वाली विमान ने ऊपर से चुनावी पर्चे गिराने शुरू कर दिए। अभिषेक चौधरी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री के बड़े बेटे राजीव गांधी की योजना थी। पहले तो वाजपेयी ने इसके खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि ये पर्चे हवा में उड़ने दीजिए, मैं तो आपके वोट जमा करने आया हूँ। लेकिन जब विमान ने वहां से हटने का नाम नहीं लिया और उसने वहां के कुल 23 चक्कर लगाए तो वाजपेयी ने इसे प्रजातंत्र की तौहीन बताया। उन्होंने पर्चे बरसाते जहाज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या ये प्रजातंत्र है। सन 1971 के चुनाव परिणाम के बाद में वाजपेयी का आकलन बिल्कुल गलत निकला। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी सम्मानजनक हार होगी, लेकिन उन्हें इस बात से बहुत धक्का लगा। महागठबंधन को मात्र 49 सीटें मिली और जनसंघ की सीटों की संख्या 35 से घटकर सिर्फ 22 रह गई और उनमें से भी अधिकतर मध्य प्रदेश और राजस्थान के उन इलाकों से मिली जहां पूर्व राजाओं की पूछ अब भी थी। आपको बता दें कि बाकी के हिंदी भाषी इलाकों में पार्टी को मात्र 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने तय किया था कि भारत 4 दिसंबर को पाकिस्तान पर हमला करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने इससे एक दिन पहले ही भारतीय हवाई ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया। अगले 2 हफ्तों तक वाजपेयी ने संसद की कार्रवाई में भाग लेने और दिल्ली में जनसभाओं को संबोधित करने में अपना समय बिताया। इस बीच उनकी तरफ से एक दिलचस्प वक्तव्य ये भी आया कि इंदिरा जी अब जनसंघ की नीतियों पर चल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि युद्ध की मुहिम में उनकी पार्टी का सरकार को पूरा समर्थन हासिल है। जब सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद के युद्ध विराम के अमेरिका प्रस्ताव को वीटो किया तो वाजपेयी ने यू टर्न करते हुए सोवियत संघ को धन्यवाद दिया और कहा कि जो भी देश हमारे संकट के दौरान हमारे साथ खड़ा है हमारा दोस्त है, हम अपनी वैचारिक लड़ाई के बाद में लड़ सकते हैं। वाजपेयी ने इंदिरा के समर्थन में बोलते हुए कहा कि मैं खुश हूँ कि इंदिरा गांधी यहिया खां को सबक सिखा रही हैं। हमारे पास एक ऐतिहासिक मौका है कि हम एक धर्म शासित देश को समाप्त कर दें या उसके जितना संभव हो उतने छोटे छोटे टुकड़े कर दें। आम धारणा ये भी है कि जिस दिन ढाका में पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा के अवतार की संज्ञा दी। आपको बता दें कि अभिषेक चौधरी इस धारणा को सिरे से नकारते हैं। वो कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि 16 दिसंबर के दिन वाजपेयी संसद में मौजूद ही नहीं थे। वो या तो कहीं की यात्रा कर रहे थे या फिर बीमार थे। जब इंदिरा गांधी ने युद्ध विराम पर चर्चा करने के लिए विपक्ष की बैठक बुलाई तो वे उसमें मौजूद ही नहीं थे। अगले दिन जब इंदिरा गांधी ने युद्ध विराम का समर्थन करने के लिए सभी दलों का धन्यवाद किया तो वाजपेयी ने खड़े होकर कहा कि हम युद्ध विराम नहीं चाहते हैं, हम हमेशा के लिए अपने प्रति शत्रुता को समाप्त करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिमी सेक्टर में लड़ाई जारी रखी जाए। तब के लोकसभा अध्यक्ष गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने इस पर बहस की अनुमति नहीं दी और वाजपेयी को डांटते हुए कहा कि इस शुभ मौके पर उन्हें इस तरह की असंवेदनशील बात नहीं करनी चाहिए। 2 दिन बाद जब संसद के केंद्रीय हॉल में इंदिरा गांधी को बधाई देने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई तो वाजपेयी उसमें जानबूझकर शामिल नहीं हुए। कुछ दिनों बाद ही वाजपेयी विजय रैली को संबोधित करने बम्बई गए। वहां उन्होंने जनसभा में कहा, देश ने कई शताब्दियों में इस तरह की जीत हासिल नहीं की है, इस जीत के असली जिम्मेदार भारतीय सैन्य बल है। उन्होंने इंदिरा गांधी को भी ये कहकर तारीफ की कि उन्होंने 2 सप्ताह की लड़ाई में ठंडे दिमाग से काम लिया और देश को आत्मविश्वास से भरा नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन 3 महीने के बाद राज्यों के विधानसभा चुनाव आते आते इंदिरा गांधी के प्रति उनका सौहार्द करीब करीब समाप्त हो चुका था। उनकी शिकायत थी कि इंदिरा गांधी ने 1968 से 1972 के बीच जनसंघ की ओर से दिल्ली में स्वच्छ प्रशासन देने के मामले में कभी जनसंघ के लिए अच्छे शब्द नहीं कहे। वाजपेयी ने कहा कि वो हर जगह से यही कहती रही कि जनसंघ ने सड़कों और कॉलोनियों के नाम बदलने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। ऑर्गेनाइजर ने 4 मार्च 1972 के अपने अंक में वाजपेयी को ये कहते बताया, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से लड़ाई शुरू करने में देर कर दी और युद्ध विराम भी समय से पहले कर दिया। उन्होंने सोवियत दबाव में युद्ध विराम किया, वो भी सेना अध्यक्ष से सलाह मशवरा किए बगैर। अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई कुछ दिनों तक और चलती तो पाकिस्तान की सेना की कमर टूट जाती। जुलाई 1972 में पाकिस्तान के साथ हुआ शिमला समझौता को वाजपेयी ने पसंद नहीं किया। उनकी शिकायत थी कि भारत ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के लिए बगैर पंजाब और सिंध में पाकिस्तान से जीती जमीन उन्हें वापस कर दी। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा सीमा पर पाकिस्तान से जीते हुए शहर गादरा जाने का फैसला किया। अभिषेक चौधरी लिखते हैं कि वो अपने साथ 64 सत्याग्रहियों को साथ लेकर आए थे। वो सब नारे लगा रहे थे, देश न हारा, फौज न हारी, हारी है सरकार हमारी। चिलचिलाती धूप और आंधी का सामना करते हुए 4 किलोमीटर का रास्ता तय कर वो गादरा शहर में दाखिल हुए। जीते गए इलाके के 180 मीटर अंदर आने पर वाजपेयी को उनके सभी साथियों के साथ गिरफ्तार कर ट्रकों पर बैठाकर भारतीय क्षेत्र में ले आया गया। वहां से लौटने पर वाजपेयी ने ओट क्लब पर भीड़ को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी से सवाल पूछा, क्या आखिरी दिन क्रेमलिन से संदेश आने के बाद शिमला में गतिरोध टूटा था? अब तक इंदिरा गांधी वाजपेयी के आरोपों को अनदेखी करती आई थी, लेकिन इस बार उन्होंने वाजपेयी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति इस तरह के आरोप लगा सकते हैं। क्या हम अपने करोड़ों लोगों की आवाज सुने या हर समय सियापा करने वाले चंद लोगों की?
वाजपेयी ने पिछला पूरा साल मेरा मजाक उड़ाते हुए बिताया है। क्या वाजपेयी इस बात का खंडन करेंगे कि बांग्लादेश आज वास्तविकता है? 2 साल के अंदर ही वाजपेयी को इंदिरा गांधी पर हमला करने का मौका मिला। जब उनके बेटे संजय गांधी ने मारुति कार फैक्ट्री लगाई तो वाजपेयी ने उस पर तंज कसते हुए कहा कि ये कंपनी मारुति लिमिटेड नहीं, करप्शन अनलिमिटेड है। जब इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठ जजों की अनदेखी करते हुए A.N. रॉय को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया तो वाजपेयी को इंदिरा पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। वाजपेयी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कल ये कहा जा रहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख का सामाजिक दर्शन भी सरकार के अनुरूप होना चाहिए। क्या ये नियम सशस्त्र सेनाओं पर भी लागू होगा? कानून जी हजूरी करने वाले लोगों की मदद से नहीं बन सकता, इसके लिए आजाद न्यायपालिका का होना जरूरी है। सन 1974 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो वाजपेयी ने भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों की तारीफ तो की, लेकिन प्रधानमंत्री को इसका श्रेय नहीं दिया। सन 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत में भारतीय जनसंघ को सबसे अधिक 90 सीट मिली, भारतीय लोकदल को 55 और सोशलिस्ट पार्टी को 51 सीटें मिली। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वाजपेयी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर सकते थे। अभिषेक चौधरी कहते हैं कि इसका कारण ये था कि वाजपेयी की उम्र उस समय सिर्फ 52 वर्ष की थी। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चरण सिंह के मुकाबले उन्हें तब तक प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। अगर नेतृत्व की दौड़ में वाजपेयी भी कूद पड़ते तो नई बनी जनता पार्टी के लिए और मुसीबतें खड़ी हो जाती। रणनीति का तकाजा था कि वाजपेयी इस बार पीछे रहे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। वाजपेयी ने शुरू में प्रधानमंत्री पद के लिए जगजीवन राम को अपना समर्थन दिया था। संसद में विरोधी होते हुए भी जगजीवन राम से उनकी बनती थी। मोरारजी देसाई जिद्दी थे और उनमें लचीलेपन की कमी थी। जगजीवन राम को समर्थन देने से दलितों के बीच संघ परिवार की छवि सुधरने वाली थी, लेकिन चरण सिंह ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। उन्होंने अस्पताल की अपनी पलंग से लिखे पत्र में जगजीवन राम की उम्मीदवारी को इस तर्क के साथ खारिज कर दिया था कि उन्होंने संसद में आपातकाल का प्रस्ताव पेश किया था। वाजपेयी के पास मोरारजी देसाई का समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। चरण सिंह के रहते वाजपेयी को जनता सरकार में गृह मंत्रालय मिलने का कोई सवाल नहीं था। मोरारजी देसाई ने उनके सामने रक्षा या विदेश मंत्रालय में से एक विभाग को चुनने के लिए कहा। वाजपेयी को विदेश मंत्रालय चुनने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा। चुनाव के बाद रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को निशाना बनाते हुए वो मशहूर वाक्य बोला, जो लोग अपने को भारत का पर्यायवासी कहते थे उन्हें जनता ने इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। यह अलग बात है कि इंदिरा गांधी ने वाजपेयी को गलत साबित किया और 3 साल बाद एक बार फिर सत्ता में वापस आ गई। वाजपेयी की भी बारी आई और उन्होंने 1996 और फिर 1998 और फिर 1999 में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनकी सरकार पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया था।